हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज से फिर हम अपने चैनल शिवा स्टडी क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत करता हूं, जिसमें हम कल आपको पिछले क्लास में यानी के मान और शायद कल यानी 4.1 के एक में जितना भी क्वेश्चन था कुल हम करवा दिए। ठीक है बाबू। अब 4.2 में 4.1 का जो दो क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका 4.1 है उसका दूसरा नंबर में 4 क्वेश्चन है, तो आज उस पर चर्चा करते हैं डीप से कि उसमें क्या कह रहा है। और ये बाबू अक्सर जो 4.2 है कभी कभी 2 नंबर में सब्जेक्टिव टाइप देता है, कभी कभी यही शब्द के रूप में रहेगा, कभी 5 नंबर में पूछेगा, टोटल मान निकालना पड़ेगा। नहीं तो फिर इतना ही दे देगा। ठीक है, इतना ही दे देगा और बोलेगा कि आप इसका समीकरण निकालिए। वहाँ तक अगर जो समीकरण तक सिर्फ आप निकाल लिए तो आपका 2 नंबर देगा। तो विशेष बात बाद में करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम क्वेश्चन एक बार बुक को नजर आते हैं। कहाँ गया जी? हाँ यही तो है ना। हाँ यही 4.1 के दूसरा कह रहा है छोटू, दूसरा की निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन उसको एकदम आराम से पढ़िए और हल नहीं करना, फिर द्विघात समीकरण के रूप में लाकर छोड़ देना है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जो हम साफ साफ बोर्ड पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए कि पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है छोटू कि एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, ये आयताकार भूखंड क्या होता है सर? भूखल है? भूखल नहीं सर, भूखंड होता किसी भी एक आयताकार क्षेत्र होता है। ठीक है, जो कोई भी क्षेत्र होगा वो किस रूप का होगा? आयताकार होगा। यानी क्या मतलब मेरा हुआ छोटू कि कभी कभी आपका खेत देखते होंगे, खेत ज़्यादातर बाबू आयताकार ही रहता है या तो वर्गाकार रहता है। तो कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड यानी एक आयताकार क्षेत्र भी आप कह सकते हैं यहाँ। ठीक है, भूखंड की जगह। ठीक है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए फिगर अगर जो बोल रहा है तो हम फिगर भी बनाते चलेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो पहले हम एक आयताकार भूखंड बना लेते हैं छोटू। तो चलिए हम यहाँ एक आयताकार भूखंड बना लिए। ठीक है, यहाँ हम एक आयताकार क्या बना लिए? भूखंड। ठीक है बाबू, इसका नाम दे दीजिए, माने तो ABCD। ठीक है, ये ABCD आपका क्या हुआ? आयताकार भूखंड हो गया, जिसका क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल बोले छोटू तो इसका जो बीच वाला जितना भी एरिया है, ठीक है, ये आपका क्या होगा? क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो पढ़ना है कि क्षेत्र की मतलब इस क्षेत्र की लंबाई जो होगा, कह रहा इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। बाबू यहाँ बात में पकड़िएगा, बच्चा लोग यहीं फंसते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो देखेंगे फिगर बनाकर डायरेक्ट उसका क्षेत्रफल दिया, हाँ क्षेत्रफल दिया इतना लिख देंगे, लेकिन फंसते हैं यहीं पे। कह रहा है कि इस क्षेत्र यहाँ आप यहाँ लिख लीजिए, इस बुक में नहीं दिया लेकिन इस लिखिएगा तो थोड़ा सूटेबल बैठता है। इस क्षेत्र की लंबाई यानी इस जो क्षेत्र है आपका आयताकार, इसका लंबाई जो है ये चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी जो इसका लंबाई है, लंबाई आपका कौन काम करेगा यहाँ बाबू? AD और BC। और चौड़ाई कौन कम करेगा? AB और DC। यानी जो AB है वो क्या है? DC से एक अधिक है, दुगने से एक अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि जो E है बाबू इसका दुगना से यानी मान लीजिए इसको हम x मानेंगे। ठीक है, इसको x मानेंगे तो E की हो जाएगा 2x। कह रहा है इसके दुगने से, तो इसको अगर जो हम x माने तो ये 2x दुगने से एक अधिक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। बोल रहा है कि इसका जो लंबाई है, जो इसका लंबाई है छोटू, वो बोल रहा है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, ठीक है सर, हमें भूखंड का लंबाई और चौड़ाई बताइए। यानी आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। इसका लंबाई और चौड़ाई हमको निकालना है। तो चलिए पहले देखते हैं, यहाँ लिखिए हल। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको देखने मिले बाबू, सबसे पहले आप मान लीजिए। ठीक है, मानना क्या है? जिसको हमको निकालना है उसी को मानना है। ठीक है, किस दामाद को मनाया जाता है? जिससे हमको विवाह करवाया जाता है। ठीक है, कराना होता है। जो दामाद का विवाह जिससे हो जाता है बाबू उसको जोन तू बनोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसे कराना होता है, अगर जो चैन मांग रहा है तो फुसलाज के चैन नहीं तो अंगूठी देना पड़ता है, कहा कि इससे भी हमको ज़रूरत है। हो गया, उसके बाद
रखना है ना रखना तो समझ होगा, हम तो सदिया करवा दिलियो, ऐसा ही होता है यहाँ। तो जो जिसको निकालने बोलेगा उसका मान लेना है कि इसका ये होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, निकालना क्या है, लंबाई और चौड़ाई। तो पहले देखो बाबू, पहले क्या बोल रहा है कि चौड़ाई के दुगने से अधिक है, तो पहले हम चौड़ाई के मानेंगे तभी ना लंबाई मानेंगे। तो मानिएगा कि माना कि इस क्षेत्र या भूखंड का है, क्षेत्र या भूखंड लिख सकते हैं, या तो फिर लिखिए माना कि आयताकार भूखंड का, आयताकार भूखंड का चौड़ाई बराबर x, ठीक है बाबू। जब चौड़ाई x है तो क्या बोल रहा है कि लंबाई जो होगा इसके दुगने से क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ साफ साफ लिखा कि चौड़ाई के दुगने से अधिक होगा कौन, लंबाई होगा, ठीक है। तो इसलिए तो अगर जो चौड़ाई x है तो इसलिए तो इसका लंबाई, इसलिए लंबाई बराबर, इसलिए आयताकार भूखंड का लंबाई क्या हो जाएगा छोटू, 2x दुगना हो जाएगा, तो 2x और दुगना से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है सर। इस प्रकार से आप मान लिए दोनों, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप छोटू, आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है सर लंबाई गुने चौड़ाई, इसको लंबाई पढ़ते हैं छोटू, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। या तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एल गुने बी, लेंथ गुने ब्रेथ, ठीक है बाबू, एल गुना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर हम इधर फिगर को नोट कीजिए, ठीक है, इधर इरेज करके हम इसका मान निकालते हैं, ठीक है, कीजिए फटाक से। तो चलिए बाबू, आयत का लंबाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम इसको सोल्यूशन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो बाबू हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है सर लंबाई गुने चौड़ाई। हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रश्न से आपको क्या दिया हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल होता है सर, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई, और क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ बाबू, 528, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो बाबू हम लंबाई क्या माने हैं, चौड़ाई क्या माने थे, चौड़ाई माने थे x, और चौड़ाई यहाँ क्या आया था 2x + 1 × ex, ठीक है बाबू। यहाँ देखो गौर करना कि जो आयत का क्षेत्रफल हम माने थे x, आयत का जो चौड़ाई माने थे क्या माने थे, हम x माने थे, और क्वेश्चन बोल रहा था कि जो इसका लंबाई होगा दुगने से क्या होगा, अधिक होगा, तो दुगने से अधिक 2x + 1, ठीक है। चाहे तो आप इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 2x + 1 × ex बराबर 528, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है छोटू, करना कुछ नहीं सर, जैसे हम पहला क्वेश्चन बनाए थे 4.1 की कि इसको इसमें गुना करना है, तो सेम उसी प्रकार से आप पहले एक बार इससे गुना कीजिए, तो हो जाएगा 2x² + x आ जाएगा बाबू, 1 × x कीजिए तो x आ जाएगा। अब बराबर में क्या है 528 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर आप यहाँ न लिखो, लिखना है, ठीक है। अब बाबू यहाँ क्या करना है 2x² + 2x, अब बराबर के उस साइड में तो इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा बाबू, -528 बराबर 0, कुछ नहीं तो बराबर के उस साइड कुछ नहीं तो 0, ठीक है बाबू। तो इस प्रकार से आपका समीकरण बन गया, ठीक है, इस प्रकार से आप आंसर, और जब भी अगर जो ऐसा क्वेश्चन दे तो इस प्रकार से आप मतलब घेरा लगा दिए। कारण क्या है कि छोटू कि आजकल इतना लापरवाही हो गया बिहार बोर्ड में कि कॉपी चेक करने के लिए कभी कभी प्राइमरी टीचर को भेज देता है, जो 5 तक पढ़ाता है उसको भी भेज देता है, तो उनको क्या पता चलेगा इस सब मैथ के बारे में, वो तो खुद इस सब पढ़कर BPSC निकालते हैं। तो इस सब गौर कीजिएगा कि अगर वैसा कंडीशन आए तो इस सब को घेर दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के आपका जो 2 का पहला था वो आपका आंसर अबाउट 2x² + x - 528 बराबर 0, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की, ठीक है, नोट कीजिए। तो आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब स्लाइड पे है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
तो चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है बाबू, बारीकी तरीके से समझिए और घर में जाकर एक आध बार खुद से प्रयास कीजिए, ठीक है, प्रयास कीजिए बनाने का। तो चलिए हम इसमें बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। कह रहा है छोटू कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सर 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर जो कहे कि एग्जाम्पल छोड़िए, ये क्या बोल रहा है, हम इस पर गौर कभी नहीं करते क्वेश्चन। पहले मेरा बात समझिए, देहाती भाषा, उसके बाद कुछ समझिए। अगर जो कहे कि दो आदमी के पास मिलकर 100 आम है, तो अब दिमाग लगाना है कि दो आदमी के पास तो 100 गो है, और जो हमारा चुराना है तो ये पता चलता तब न भाई कि अगर 11 मुआमा है तब न कहे कि हाँ दोनों मिला 100 गो है। तो पता करते करते अच्छा लखनमा यो 50 आम तो मोहना यो 50 आम, दोनों मिला कै गो 100 गो, तब तो पता चल रहा है कि ये दोनों ही आमा है। तो सेम ये प्रकार से ही बोल रहा है कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, ठीक है। तो सर ये दो जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, ये है कौन कौन, तो हमें पता चलेगा कि दोनों गुणनफल इतना था। जिसे कि हम आप लोग एग्जाम्पल में बताए कि लखनमा मोहना ही मिला कितना आम था, 100 आम था, तो ये पता चला कि 50-50 आम दोनों ही होगा, या तो 75 आम वही होगा, एगो ही 25 आम होगा। इस प्रकार से मानी दोनों ही है कुछ न कुछ। तो सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पहले निकालना पड़ेगा, जिसका गुणनफल इतना है। तो चलिए हम पता करते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन होगा। क्रमागत मतलब बाबू समझना, ये क्रमागत क्या होता है, क्रम से। जैसे कि अगर जो मेरे पास अभी फ़िलहाल 2 रुपया है, तो उसके बाद जो आएगा क्रम से तो आएगा 3 रुपया, उसके बाद आएगा 4 रुपये। इस प्रकार से क्रम से आना चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यही आपका क्या है, क्रमागत रूप माना जाता है, ठीक है, यानी क्रम से। तो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात कीजिए, यानी पूर्णांक बताइए कि ये दो क्रमागत पूर्णांक कौन कौन है। तो चलिए बाबू, हम आपको अभी बताए थे कि जो नहीं पता है उसको क्या करना है, मान लेना है। तो यहाँ लिखिएगा हल। सबसे पहला प्रथम काम रहेगा कि हल लिखिए और माना कि, उसके बाद लिखना माना कि पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर x, ठीक है। जब बाबू पहला क्रमागत पूर्णांक आपका x है, तो दूसरा क्या होगा, क्रमागत मानी 1 बढ़ेगा। तो लिखिएगा इसलिए दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर x + 1 होगा। ये ना होगा बाबू, क्रमागत बोल रहा है तो हम पहला तो x मान ये लिए, तो उसके बाद आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका x + 1 दूसरा। कह रहा है कि अब यह दोनों का गुणनफल कितना आएगा छोटू, 306। अब समझ में आया बात को। ये एग्जाम्पल हम कहाँ दिए थे, राम और मोहन वाला, ठीक है। तो अब देखो बाबू, ये दोनों का गुणनफल कितना बोल रहा है, इतना। तो चलिए अब लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न अनुसार या प्रश्न से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न से क्या बोल रहा है सर कि ये दोनों का गुणनफल, तो ये दोनों का गुणनफल कीजिए, x + 1 × x का बराबर कितना दे रहा है छोटू, 306 दे रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ कितना, x स्क्वायर हो जाएगा बाबू, x × x कीजिए तो x स्क्वायर, और x × 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, +2x बराबर 306। और इसको कीजिएगा तो हो जाएगा बराबर किस टर्म में लाइएगा, 306 है, ठीक है, 306। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर + x - 306 बराबर 0, बराबर किस टर्म लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो दूसरा का दूसरा था उसका भी आंसर आ गया, ठीक है बाबू। तो चलिए इसको नोट कीजिए और बढ़ते हैं तीसरा की ओर। फटाक दिन इसको कीजिए, नो लेट, फटाक दिन कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। और जो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 2 का तीसरा जो है, ये अपने आप में मोस्ट भी आई है, क्योंकि ये आपका कभी दूध चर वाला से, कभी द्विघातीय समीकरण से, किसी से उठाकर अभी अगर जो समीकरण तक यहाँ तक भी कर दिए 5 नंबर में, तो आपका 2 नंबर 3 नंबर दे देगा। तो अब अगर जो यहाँ तक आप कर लेंगे तो सोल्यूशन तो आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि इस पर आधारित एगो प्रत्येक वर्ष आपका एग्जाम में आ ही जाता है। तो इसको आप हल्के में ना लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा केयर कीजिए अपने ऊपर
और क्वेश्चन के समझिए बारीकी तरीके से, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। और ख़ास करके जो ये उम्र वाला है बाबू, हर हमेशा देता है, हर एक साल, कभी माँ पर देगा तो कोई भाई पर देगा तो कोई पापा पर देगा, ठीक है। इस प्रकार से एग्जामिनर बुरा का क्वेश्चन डालते ही रहता है। तो चलिए हम एक को समझाएंगे, आप 1000 को एग्जाम्पल लीजिए, जो एग्जाम्पल ना बने मेरे पास कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे। कह रहा है कि रोहन की माँ, क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए तो समझ में आएगा, ठीक है। कह रहा है सर कि रोहन की माँ, रोहन की माँ, किसका माँ? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ बाबू, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो किससे बड़ी है? रोहन की माँ उससे, तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी होगी। कहे मतलब ये नहीं होगा, कहेंगे मेरी माँ मुझसे 26 वर्ष बड़ी है, तो मेरी माँ किससे 26 वर्ष बड़ी होगी? हमसे होगी। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ रोहन से कितना बड़ा होगा? 26 साल बड़ी है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट। कह रहा है अब उसके बाद उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल, ठीक है। अब से 3 वर्ष पश्चात बाबू कि जो इसका भी वर्तमान है, वर्तमान आयु है, उसके 3 वर्ष बाद, यानी बेटा का भी 3 वर्ष बाद और माँ का भी 3 वर्ष बाद, दोनों का जो गुणनफल हम करेंगे वो कितना होना चाहिए? 360 हो जाएगी, ठीक है। यानी अब से जो उसका वर्तमान आयु है वो उसके 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद बाबू, 3 साल बाद दोनों का आयु का जो गुणनफल हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें रोहन का वर्तमान आयु याद कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है 3 साल बाद अगर जो हम गुना करेंगे दोनों का आयु तो कितना आ जाएगा? 360। तो कह रहा है तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में हम बताए थे बाबू कि सबसे पहले आप जो क्वेश्चन में है पहले हल लिखिए, उसके बाद जो नहीं पता उसको क्या कीजिए? मान लीजिए। सबसे आसान तरीका आपका यही है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा? जो नहीं पता हम उसका मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ सोल्यूशन करते हैं। सर्वप्रथम आपका यही उद्देश्य होना चाहिए कि अगर जो मैथ का पेपर है तो वहाँ हल लिखिए, और करना क्या है बाबू? मानना है। ऐसा क्वेश्चन है तो माना कि क्या मानना है? माना कि किसका मानना है? रोहन का निकालना है, तो रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। जब रोहन की वर्तमान आयु x है बाबू तो इसकी माँ का क्या हो जाएगी? बड़ा कितना है? 26 वर्ष। तो इसलिए इसकी माँ की वर्तमान यहाँ आयु लिख दीजिएगा, ठीक है। आयु यानी एज बाबू, जिसको आप लोग कहते हैं आयु, कितना हो जाएगा? 26 वर्ष बड़ी है। किन से? रोहन से। तो रोहन के था x, तो 26 से बड़ी होगी सर, तो x + 26, सिंपल सी भाषा, ठीक है सर। यहाँ तो हम समझ गए। आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर क्वेश्चन में पढ़िए, फिर पुनः लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः ए क्यू के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए क्यू का अर्थ होता है बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार। यहाँ स्पेस कम होने के कारण ऐसे लिख दिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अनुसार। क्या कह रहे हैं आप? छोड़ो कि आपसे 3 वर्ष बाद, यानी आपसे 3 वर्ष बाद, यानी इसका भी 3 वर्ष बाद, इसका भी 3 वर्ष बाद, यानी इसमें भी 3 जोड़ेगा, इसमें भी 3 जोड़ेगा, ठीक है। ये अब 3 वर्ष बाद रोहन की वर्तमान आयु, अब देखते हैं सर कि रोहन की अब 3 वर्षों बाद है कितना आयु होगा, ठीक है। रोहन की आयु तो हो जाएगा x + 3 हो जाएगा बाबू, ठीक है। इसलिए माँ की क्या हो जाएगा? 3 वर्ष के लिए लिखिएगा, इसलिए 3 वर्ष बाद, यहाँ लिखिए 3 वर्ष बाद यहाँ, ठीक है। 3 वर्ष बाद, ठीक है बाबू, यहाँ बात कर लीजिए। तो 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, क्या हो जाएगा छोटू? तो वर्तमान आयु कितना था? x + 26 + 3, 3 वर्ष बाद, तो जुड़ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा? x + 26 + 3 29 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पहले यहाँ तक नोट कीजिए बाबू, स्पेस नहीं तो हम क्वेश्चन ही इरेज कर दे बाबू, यहाँ इरेज करके इसका सोल्यूशन हम यहाँ कर देते हैं, ओके। नहीं यहाँ पर हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। 2 मिनट का टाइम कीजिए।
तो चलिए यहाँ तक कीजिए ना, ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। तो बाबू यहाँ क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात दोनों का गुणनफल, तो 3 पर पश्चात कौन कौन है, 3 पर पश्चात यानी x+3 और x+29, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो 3 वर्ष पश्चात के दोनों का क्या गुणनफल कितना आएगा 360। तो एगो था सर x+3 और माँ की कितना आई थी 3 वर्ष बाद, x+29 बराबर कितना सर 360, ठीक है बाबू। अब इसको इधर इरेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर नोट कर लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग तेज आइए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब बाबू बारीकी से एकदम इसको एक बार इससे गुना कीजिए, यानी x को एक बार टोटल इसमें और 3 को एक बार टोटल इसमें गुना कीजिए। तो चलिए करते हैं, एक बार इससे कीजिएगा छोटू तो आ जाएगा x² प्लस 29x, और फिर आ जाएगा एक बार अब इससे कीजिए तो आ जाएगा 3x, और 29 दिया कितना होता है बाबू, 29 गुना 3 कीजिएगा तो 87 आता है सर, अब बराबर 360 है बाबू, ठीक है। और फिर अब इधर कीजिए तो x² प्लस 29 और 3, देखो ये भी समान जाति का है, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो दोनों जुड़ जाएगा, क्या होगा 29 और 3 कितना होता है 32x, हो जाएगा 32x आपका, 32x प्लस 87। अब बाबू हम आप लोग की क्या बताया कि जब इधर बराबर को उस साइड में रहेगा तो इधर लाइए, प्लस में रहेगा तो इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ करते हैं बाबू, ठीक है, तो यहीं लाइए, उनको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपके कितना 360 बराबर 0, ठीक है बाबू। और देखो यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखो ये दोनों आपस में घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 32x, ये दोनों घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 3 200 -273 बराबर 0। तो देखिए बाबू ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, देखिए तो इस प्रकार से घेरा लगाइए, लिखिए आंसर। तो इस प्रकार से आपका दो के जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था बाबू ये भी सोल्व हो गया। तो इस सॉल्यूशन को आप नोट कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो आपका 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। तो इसको थोड़ा नोट कीजिए, फटाक दें, लेट मत कीजिएगा, ठीक।